हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो एरियल वॉरफेयर है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जो चाइना की विक्ट्री डे परेड थी उसमें हमने देख लिया था कि चाइना कहाँ पर पहुँच रहा है, और ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है ये चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान को चाइना इंडिया को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और अपने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स पाकिस्तान को प्रोवाइड करा सकता है। इस बार भी कई चाइनीज़ वेपन्स के साथ पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में आया था, पर इंडिया के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजीज़ थी, सुपीरियर वेपन्स थे, तो हमें यहाँ पर एज मिला था। लेकिन ये चीज़ हमने भी रियलाइज़ करी कि हमें एयर टू एयर कॉम्बैट को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारे जो फाइटर प्लेटफॉर्म है ये बहुत तेज़ी से अपना रेलेवेंस खो रहे हैं, और अगर इनको समय पर अपग्रेड नहीं किया गया तो फ्यूचर में इन्हें ऑपरेशंस में इस्तेमाल करने में परेशानी होगी। ये चीज़ हमने मिराज 2000 को लेकर एक्सप्लेन करी थी और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। उसके बाद हमने जैगुआर के बारे में भी ये डिस्कशन किया, पर एक इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट जो है वो इस डिस्कशन से पीछे रह गया, और ये काफ़ी अंडररेटेड एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MiG-29 UPG की। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ वैसे ही कम हो रही है, और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है ये नए और मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट करने की तो बनती ही है, साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उन्हें भी मॉडर्न स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने की बनती है। क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में एयर टू एयर कॉम्बैट में रेलेवेंट रहने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहला, स्ट्रॉन्ग एवियोनिक स्वीट, दूसरा, सिक्योर एंड रोबस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क, और तीसरा, एडवांस वेपन सिस्टम, जिसमें आपकी लॉन्ग रेंज की BVR मिसाइल और विद इन विजुअल रेंज मिसाइल्स आती हैं। अब मनोवरेबिलिटी जो है ये उतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं रह गया है जितना पहले हुआ करता था, लेकिन इंडिया के केस में ये थोड़ा रेलेवेंट है। कहाँ पर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब हम मिराज 2000 की बात कर रहे थे तब हमने बताया था कि कैसे इन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया गया, और इनका अपग्रेड काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, जो कि मेनली मीका मिसाइल के इंटीग्रेशन की वजह से और उनकी परचेज की वजह से था। और वहीं पर उसी टाइम पीरियड में हमने मिराज 2000 से ज़्यादा MiG-29 को अपग्रेड किया था, वो भी $1 बिलियन से कम के कॉस्ट में, जिसमें इन एयरक्राफ्ट में नए एवियोनिक्स लगे, कॉकपिट को अपग्रेड किया गया, इंजन को यहाँ पर नया लगाया गया, रडार एवियोनिक्स स्वीट के अंतर्गत नया लगा, और कन्फर्मल फ्यूल टैंक को भी ऐड किया गया रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, जो कि इन प्लेटफॉर्म के लिए इशू हुआ करता था। इवन हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को भी ऐड किया गया। तो जो MiG-29 का अपग्रेड है ये एक्चुअली काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहा, लेकिन रेलेवेंस ये भी अपना मिराज के अपग्रेड के जैसे ही खो रहा है। फिर से यहाँ पर रिक्वायरमेंट दिख रही है एवियोनिक्स अपग्रेड की और वेपन अपग्रेड की। तो जिस तरीके से हमारा एक्विजिशन प्रोसेस चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम नए फाइटर प्लेटफॉर्म को सर्विस में इंडक्ट कर रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये MiG-29 और मिराज 2000 कम से कम 15 साल इंडियन एयरफोर्स को और सर्व करने वाले हैं। और अगर आपको उतने समय के लिए इन प्लेटफॉर्म को यूजेबल लगना है, रेलेवेंट छोड़ दीजिए, तो आपको इनको एक अपग्रेड देना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत वेपन्स और एवियोनिक्स दोनों अपग्रेड करने पड़ेंगे। तो MiG-29 एक बहुत ही ब्रिलियंट मशीन है। पायलट्स इस प्लेटफॉर्म को बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मनोवरेबल है, थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से हायर एल्टीट्यूड में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो जाती है, और ये ईजिली अपनी कैटेगरी में अपने राइवल्स को बीट कर सकते हैं। लेकिन परेशानी हमेशा से इनके साथ ये रही कि रशिया इनको प्रॉपर वेपन पैकेज और एवियोनिक स्वीट प्रोवाइड नहीं करा पाया। इन प्लेटफॉर्म की लो स्पीड मनोवरेबिलिटी, हाई इंस्टेंटेनियस टर्न रेट और इवन एक रिस्पेक्टेबल सस्टेन रेट इस प्लेटफॉर्म को ब्रिलियंट डॉग फाइटिंग मशीन बनाता है। पर जैसा कि हमने पास में भी डिस्कस किया है कि रशिया अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ R&D के मामले में वेस्ट से पीछे रहा। बाकी टेक्नोलॉजी को लेकर भी सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद मामला और ख़राब हो गया। तो F-16 की जिस तरीके से प्रोग्रेस रही, MiG-29 की नहीं हो पाई। MiG-35 को इंट्रोड्यूस भी कराया गया, इनके नए MiG-29M को भी इंट्रोड्यूस कराया गया, पर एवियोनिक्स और वेपन्स के मामले में ये F-16 के लेटेस्ट वर्जन से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। इवन रशिया का खुद का प्रेफरेंस जो है ये सुखोई के एयरक्राफ्ट थे, जिसमें Su-35 और Su-30SM शामिल है। और आज अगर आप रशियन एयरफोर्स को देखेंगे तो उनकी मैक्सिमम फ्लीट Su-35 और Su-30SM से ही फॉर्म होती है। उसके पीछे उनके खुद के रीज़न है। रशिया का लैंड मास बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए फ्लैंकर्स इनको एक बड़ा कॉम्बैट रेडियस देते हैं, और मेनली इसलिए प्रेफरेंस में है। और क्योंकि रशिया के साथ बजट कंस्ट्रेंट भी थी, तो इसलिए वो इस प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं थे। पर इंडिया जैसी कंट्री की जब बात आती है तो यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म का रेलेवेंस है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ स्पेशली हमारे बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्बैट रेडियस नहीं चाहिए।
हमें ऐसे फाइटर प्लेटफॉर्म चाहिए जो कि क्विकली थ्रेट को रिस्पॉन्ड कर सकें, और ये तेज़ी आपको MiG-29 में मिलती है और शायद इसीलिए फ्रंटलाइन बेसिस पर इनको डिप्लॉय किया गया है। तो रशिया प्रॉपर अपग्रेड और वेपन पैकेज इनको नहीं प्रोवाइड करा पाया, इसलिए ये अपने ट्रू पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाए। पर इंडिया आज एक ऐसी पोजीशन पर है कि हम अपने दम पर इस प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर सकते हैं और मॉडर्न स्टैंडर्ड पर ला सकते हैं। तो एक नए फाइटर से इनको रिप्लेस करने से ये एक ज़्यादा बेटर फिक्स इसलिए माना जाता है क्योंकि हमारे पायलट्स इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड है, दशकों का एक्सपीरियंस है। तो अगर 15 साल ये प्लेटफॉर्म चल सकते हैं तो अगले 5 साल में हमें इन्हें अपग्रेड करना पड़ेगा, यानी कि उस अपग्रेड पैकेज पर हमें आज से काम करना पड़ेगा। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि सिमिलर प्लेटफॉर्म इंडियन नेवी भी शेयर करती है एयरफोर्स के साथ। यहाँ पर हम सिमिलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नेवी का प्लेटफॉर्म डिफरेंट है और डिफरेंस छोटा मोटा नहीं है, अच्छा खासा है। नेवी के MiG-29K MiG-29M प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जहाँ पर इंजन से लेकर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम से लेकर जो पूरा का पूरा एयर फ्रेम है वो डिफरेंट है। और नेवी द्वारा अपने MiG-29K को अपग्रेड करने पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इंडियन मिशन कंप्यूटर यहाँ पर लगा भी लिया गया है और जो वेपन्स हैं उनको भी अपग्रेड करने पर काम किया जा रहा है। साथ में इंडिजिनस AESA रडार भी यहाँ पर लगेगा और अस्त्र फैमिली की मिसाइल्स का भी इंटीग्रेशन यहाँ पर होगा। तो इस मामले में एयरफोर्स भी नेवी को ज्वाइन कर सकती है और जो MiG-29K का अपग्रेड है वो रेप्लिकेट किया जा सकता है MiG-29 UPG में भी। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि MiG-29 UPG में जो अपग्रेड हुए हैं उसमें से कई अपग्रेड्स जो हैं ये आज भी रेलेवेंट है, तो उसमें आपको बदलाव नहीं करना है। जैसे कि जो डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर यहाँ पर लग गया है, जो कॉकपिट अपग्रेड यहाँ पर हुआ है, जो हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है, ये सब आप वही रख सकते हैं। पर मेन रडार को यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को चेंज किया जा सकता है, वेपन्स को तो चेंज किया ही जा रहा है, और सबसे बड़ी बात सिक्योर्ड कम्युनिकेशन को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को ऐड किया जा सकता है, ताकि ये दूसरे IAF के फाइटर्स के साथ ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेटेड वे में फ्लाई कर पाएँ। इवन आप सेम तेजस मार्क 1A का अपग्रेड पैकेज यहाँ पर लगा सकते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ के लिए हमें वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान जैसी कंट्री भी अब चाइनीज J-10 फाइटर को ऑपरेट कर रही है जो कि एडवांस है, उनका वेपन पैकेज भी बेटर है, और उन्हें अगर काउंटर करना है तो आपको सिमिलर कैपेबिलिटी चाहिए होगी, और इसलिए MiG-29 को ऐसे अपग्रेड करके आप फेयर फाइटिंग चांस क्रिएट कर सकते हैं, वरना फिलहाल के लिए ये अनफेयर होगा क्योंकि J-10C कैपेबिलिटी वाइज MiG-29 से काफ़ी आगे नज़र आता है। साथ में अगर रशिया को भी यहाँ पर इन्वॉल्व करना पड़े तो हमें करना चाहिए क्योंकि रशिया द्वारा भी अब कैपेबल BVR मिसाइल्स बनाई जा रही हैं, जैसे कि 877M हो गई जो कि ड्यूल पल्स मिसाइल है और 190 किलोमीटर तक की मैक्स रेंज देती है। तो ये चीज़ हम ध्यान में रखें कि जैसे हम तेजस मार्क 1A की सर्विस इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तेजस मार्क 2 के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमें MiG-29 के अपग्रेड की भी बात करनी चाहिए। इवन Su-30 MKI के अपग्रेड की बात होती है जहाँ पर सुपर सुखोई इनको बनाया जा रहा है, पर MiG-29 को भी ऐसे अपग्रेड की रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये हमारे फ्रंट लाइन फाइटर हैं, और आजकल के जो जैमिंग सेंसर्स हैं वो इतने कैपेबल हो गए हैं कि पूरी तरीके से MiG-29 को हैंडीकैप बना के रख सकते हैं। तो आजकल AESA रडार कोई गुड टू हैव कैपेबिलिटी नहीं है, मस्ट हैव कैपेबिलिटी बन गई है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्ट्रांग हो गया है। सेम चीज़ हमें मिराज 2000 के साथ भी करनी चाहिए, पर उसके लिए डसॉ कितना अग्री करेगा ये सवाल उठता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।